नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्मला सीतारमण एम्स में भर्ती कर दी गई हैं। दिल्ली एम्स में निर्मला सीतारमण का इलाज चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जानकारी अस्पताल सूत्रों के हवाले से सामने आई है। 63 वर्षीय को अस्पताल के एक निजी वार्ड में भर्ती कराया गया है। दोपहर करीब 12 बजे उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उदयपुर पुलिस ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक गिरोह का खुलासा किया है। एक बस में पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था, लेकिन उस बस को एक कार एस्कॉर्ट कर रही थी। कार के अंदर मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई बैठा हुआ था। कार की पहली तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान के पास है। जानकारी के अनुसार कार पर गुजरात नंबर की प्लेट लगी हुई थी। ये प्लेट फर्जी बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, जानिए उदयपुर संवाददाता कपिल श्रीमाली से। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जीके का पेपर जो लीक हुआ वो एक बस में सॉल्व करवाया जा रहा था, लेकिन आपको बता दें कि उस बस को एक कार भी एस्कॉर्ट कर रही थी। उसी कार के अंदर इस गिरोह का स्थानीय स्तर पर जो मास्टरमाइंड सामने आया है वो सुरेश बिश्नोई था। और सुरेश बिश्नोई जिस कार में बैठा हुआ था वो यही कार है। आप देखिए, क्रेटा कार, इसकी पहली तस्वीरें हम न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। ये क्रेटा कार जिसका गुजरात पासिंग नंबर है GJ08CC 2902 नंबर की ये जो कार है, ये कार जो है वो उस राजस्थान लोक सेवा परिवहन की बस को एस्कॉर्ट कर रही थी, जिस बस के अंदर तकरीबन 45 अभ्यर्थी जो है वो शामिल थे और गिरोह के कुछ सदस्य भी शामिल थे। इसी गाड़ी के अंदर सुरेश बिश्नोई के पास में रात को 2 बजे 23 तारीख और 24 तारीख के बीच की रात को 2 बजे जो प्रश्न पत्र है वो व्हाट्सएप पर सुरेश बिश्नोई के पास में पहुंचा था। और इसी गाड़ी के अंदर एक लैपटॉप और एक प्रिंटर रखा गया था। जैसे ही व्हाट्सएप पर सुरेश बिश्नोई को पेपर मिला, उसके ठीक बाद में इसी गाड़ी के अंदर बैठकर उस पेपर का प्रिंट लिया गया, जिसे बस के अंदर पहुंचाया गया। और उसके बाद में बस ने उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर घूमते हुए सभी अभ्यर्थियों को जो एक्सपर्ट बस के अंदर सवार थे उन्होंने प्रश्न पत्र को हल करवाना शुरू किया। तो ये उस गाड़ी की पहली तस्वीरें हैं। ये अब तक बस के बारे में सारी जानकारियां मिल रही थी, लेकिन ये उस गाड़ी की पहली तस्वीर है जिसमें सुरेश बिश्नोई मौजूद था। सुरेश बिश्नोई मास्टरमाइंड के रूप में सामने आ रहा है और उसी ने अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया था। और रात को 2 बजे सुरेश बिश्नोई के मोबाइल पर ही व्हाट्सएप पर जो लीक हुआ प्रश्न पत्र था वो आया था। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। तो इन पेपर लीक गिरोह के सरगना जब उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर बस में पेपर सॉल्व करा रहे थे, उसी दौरान इसी गिरोह के कुछ सदस्य उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में स्थित होटल हिमांशी में भी कुछ अभ्यर्थियों को लीक पेपर सॉल्व करा रहे थे। इस होटल से पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 अभ्यर्थी, एक डमी कैंडिडेट और 3 पेपर लीक गिरोह के सदस्य शामिल हैं। अध्यापक परीक्षा भर्ती में ग्रुप सी का जीके का पेपर जब बस के अंदर सॉल्व करवाया जा रहा था, उसी दौरान उदयपुर की एक होटल में भी इस गिरोह के सदस्य रुके हुए थे। हम इस समय उस होटल के बाहर मौजूद हैं। ये होटल हिमांशी जो कि सुखेर थाना इलाके में है। इस होटल के अंदर कुछ युवक युवतियां पहुंचे थे। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट होटल में जमा कराया और उसके बाद में 4 रूम जो है वो इन युवक युवतियों द्वारा लिए गए। इसमें 3 ऐसे लोग थे जो कि नकल गिरोह के सदस्य थे, एक डमी कैंडिडेट था और 6 जो है वो अभ्यर्थी थे। इन 6 अभ्यर्थियों में एक महिला अभ्यर्थी भी इस होटल के अंदर रुकी थी। यहाँ पर तक 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुरेश बिश्नोई जो कि बस के अंदर नकल कराते हुए गिरफ्तार किया गया था, उसकी जानकारी के बाद में इस होटल पर सुखेर थाना पुलिस पहुंची और उसके बाद में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। होटल के मालिक दिनेश जी हमारे साथ में। दिनेश जी, किस तरह का घटनाक्रम हुआ था उस दिन? ये उस दिन तो स्टाफ ही था हमारा, और उस समय क्या कि जैसे एग्जाम वाले आते हैं हम देते ही इस तरह से, और आईडी लेकर रूम दिए थे हमने। 2 रूम तो एक दिन पहले आए थे और 2 रूम उसके बाद में आए थे, 2 दिन बाद में। हाँ, 22 और 23 को आए थे ये। तो जैसे हम देते ही जैसे लड़के स्टाफ था हमारा, तो वो रूम दिए थे इन्होंने, आईडी लेके जो भी है रूम दिए थे। उसमें अलग अलग रूम में जैसे कोई 2 जने है या कोई एक गर्ल्स भी थी उसमें, और ऐसे आए थे हमने दिए थे। और जैसे ही सुबह पुलिस वालों को पता चला ये, तो पुलिस वाले आए और सुबह इनको सब एक साथ लेके गए। कौन कौन से रूम अलॉट किए थे आप? इनको किया था ना मैंने 207, 209 और 303 और 305
4 रूम में लट गया। दो रूम तो एक दिन पहले हुए थे, 2 रूम उसके बाद में हुए थे। आपने जो है सारे डॉक्यूमेंट लिए तो फिर पुलिस जब आई तो उनकी मदद कर रहे हैं आप? हाँ, मदद करे। हमने हमारा डीवीआर था, कैमरा वगैरह सब चेकअप करा है, पूरी रिकॉर्डिंग दी हमने, डीवीआर भी उनको दिया पूरा चेक करने के लिए। आप चेक कर सकते हो, हमसे जो हेल्प बनेगी हम करेंगे। बिल्कुल, देखिए क्योंकि होटल प्रबंधन ने सारे डॉक्यूमेंट लेकर ये जो कमरे हैं इन अभ्यर्थियों को और नकल गिरोह के जो लोग यहाँ पर आए थे उन्हें दिए थे, क्योंकि इन्हें ये जानकारी नहीं थी कि ये लोग कौन हैं। इन्होंने परीक्षार्थी समझकर ये कमरे जो हैं इन लोगों को किराए पर दिए, लेकिन कमरे के अंदर किस तरह का खेल चल रहा था इसकी इन्हें जानकारी नहीं थी। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर हड़कंप सा मच गया और होटल प्रबंधन ने भी निर्णय लिया कि वे इस पूरे घटनाक्रम को सॉल्व करवाने में पुलिस की मदद करेंगे। और यही वजह है कि होटल के अंदर के सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर था, सारी रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को उपलब्ध करा दिए गए हैं और उसी के आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। और ये वही होटल है जहां से 10 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। इस 10 लोगों की गिरफ्तारी के साथ कुल 55 लोग पेपर लीक मामले में उदयपुर पुलिस की गिरफ्त में है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। और गुजरात से इस वक्त की बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर पति ने पत्नी को HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन दे दिया। पत्नी पर शक करता था और इसी के चलते पति ने HIV संक्रमित खून का इंजेक्शन पत्नी को लगाया है। इंजेक्शन देने के बाद पत्नी बेहोश हो गई। बेहोशी में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। और एक्टर तुनिशा मौत केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद एंगल पर भी जांच की जा रही है। शव पर मौजूद गहनों की भी जांच होगी। गहने, कपड़े फॉरेंसिक लैब भेजे जाएंगे। गले पर मिले खून के भी जांच कराए जाएंगे। बता दें, कल तुनिशा का अंतिम संस्कार भी किया जाना है। डेड बॉडी मीरा रोड की मोर्चरी में शिफ्ट कर दी जाएगी। आप सब मीडिया वालों को ये बताना चाहती हूँ कि शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया। उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़। और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आफ्ताब की काउंसलिंग का वीडियो मिल गया है। आफ्ताब और श्रद्धा का वीडियो भी मिला है। वीडियो में पहचान के लिए टेस्ट कराए जा रहे हैं। आज आफ्ताब का पुलिस द्वारा टेस्ट कराया जा रहा है। आफ्ताब की 3D फोटो ली जाएगी। तो काउंसलिंग का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, लगातार आफ्ताब को इस हत्याकांड से जुड़े सवालों से जवाब लेने के लिए पूछताछ की जा रही है और उसकी काउंसलिंग भी की जा रही है। कथावाचक देवकीनंद महाराज को अब बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उन्हें ये धमकी सऊदी अरब से फोन पर मिली है। धमकी देने वाले ने उन्हें चौक पर जिंदा जला देने या फिर बम से उड़ा देने की धमकी दी है। इसके बाद देवकीनंद महाराज ने महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने महाराष्ट्र में चल रही कथा पंडाल की सुरक्षा बढ़ा दी। तो मैंने जब फोन उठाया तो उसने इतनी गालियां दी, पता नहीं कहां से लोग ये इतनी गालियां सीख लेते हैं। इतनी गालियां दी और उसके बाद उसने जो मुझे धमकी दी कि तुमको कितनी बार कहा है कि मुसलमानों से दूर रहो। मैंने कहा मैं तो कभी मुसलमानों के अगेंस्ट बोलता ही नहीं था, हमारे धर्म के किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं अपने संस्कार की बात करता हूं। परंतु उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बम से उड़वा दूंगा, मैं तुम्हें चौक पे जिंदा जलवा दूंगा, और भी उसने ऐसे बहुत अब्यूज शब्द बोले। और चलिए रुक कर लेते हैं कोरोना को लेकर इस वक्त मिल रहे बड़े खबर और बड़े अपडेट की। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 3428 तक पहुंच चुके हैं। वहीं देश में कोरोना की ताजा स्थिति और तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इससे पहले रविवार को भी मंडाविया ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की थी।
इस बैठक में लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की भी अपील की थी। के बढ़ते मामलों के बीच लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है और केंद्र सरकार का जो एक्शन प्लान है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर कोविड के केसेस की बात की जाए तो बीते 24 घंटों में 196 जो मामले हैं वो सामने आए हैं और उसी को लेकर जो है तैयारियां पूरी तरीके से हैं कि अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। कल देश भर में अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा और स्थिति जो है वो देखी जाएगी कि किस तरीके से ऑक्सीजन मशीन या आरटीपीसीआर, जीनोम सीक्वेंसिंग, इन सब की क्या तैयारी है, हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं, इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो कई अस्पतालों में जाएंगे भी और राज्यों को जो है इसके लिए पत्र भी लिखे गए हैं। वहीं अगर आज एक अहम मीटिंग की बात की जाए तो आज आईएमए के साथ वर्चुअली 4 बजे जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मीटिंग करेंगे और उसमें समीक्षा और जायजा लेंगे कि किस तरीके से आईएमए जो है वो स्थिति के लिए तैयार है और क्या क्या तैयारियां की गई हैं। तो पूरी तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं, एक्शन प्लान जो है वो जारी है और बार बार जो है राज्य को ये पत्र लिखे जा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से तैयारी कर लें। तो कल से देश भर में जो है वो मॉक ड्रिल होगा और वहीं जिस तरीके से मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं तो उस बीच कोई संकट ना आए उसके लिए भी तैयारियां पूरी हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात आग का गोला बने कार की। दिल्ली में चलती कार में भीषण आग लग गई। आग लगने से कार जलकर राख हो गई। वहीं चालक पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। फिलहाल राहत की बात यह है कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित है। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एक चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर ये आग कैसे लगी, ये हादसा कैसे हुआ, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि चालक पूरी तरह से सुरक्षित है। पाकिस्तान एक के बाद एक ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। बीएसएफ के जवानों ने पंजाब के अमृतसर में ड्रोन को मार गिराया और कब्जे में कर लिया है। सीमा पर शाम करीब 6:30 बजे सुरक्षा बल के जवानों को अमृतसर के राजाताल गांव के पास पड़ने वाले क्षेत्र में संदिग्ध वस्तु या ड्रोन की आवाज सुनाई दी। बीएसएफ के जवानों के मुताबिक जवानों ने फायरिंग कर उड़ने वाली ड्रोन को रोकने की कोशिश की। साथ ही पूरे इलाके में घेराबंदी कर दबिश दी गई। जवानों ने स्थानीय पुलिस और संबंधित एजेंसियों को सूचित किया। इसके अलावा तलाशी के दौरान बीएसएफ के जवानों ने सीमा से आगे खेत में पड़ा एक ड्रोन बरामद किया। इसके बाद क्षेत्र में बारीकी से तलाशी अभियान चलाया गया। अमृतसर में बीते 4 दिनों में ये चौथी घटना है। कहते हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश गजब है। यहाँ गजब गजब मामले सामने आते हैं। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक घर में घुसे बंदर को निकालने के लिए वन विभाग के अमले को खासी मेहनत करनी पड़ी। दरअसल भोपाल में रविवार को एक बंदर ने वन विभाग की टीम को जमकर परेशान किया। जंगल से शहरी क्षेत्र में घुसे एक बंदर पर कुत्तों ने हमला कर दिया। बंदर को बचाने के लिए कटारा हिल्स की झगरिया में रहने वाले ऋतिक शर्मा ने उसे अपने घर के कमरे में बंद कर दिया। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम पहुंची तो बंदर ने अंदर से कमरे की कुंडी लगा ली। काफी मशक्कत के बाद भी जब बंदर ने दरवाजा नहीं खोला तो बंदर को बाहर लाने के लिए अमरूद और केले भी रखे गए, लेकिन सारे जतन किसी काम नहीं आए। आखिरकार कमरे की खिड़की की ग्रिल काटी गई और बंदर को बाहर निकाला गया। वन विभाग की टीम ने खिड़की पर लगे सरिये को कटर की मदद से काटा और फिर बंदर को बाहर निकाला। अरे लिया भैया उसको लगेगी नहीं निकलना। और दिल्ली में आज पहली बार वीर बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी किया और लोगों को संदेश दिया। कार्यक्रम में शब्द कीर्तन का भी आयोजन किया गया। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय
कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का ये पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। भारत की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य क्या है, भारत की युवा पीढ़ी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मानवता के कितने घोर प्रघोर अंधकारों से हमारी युवा पीढ़ी ने भारत को बाहर निकाला है। किया गया और उसके बाद उसके साथ साथ उसके आगे और पीछे हमारे आर्मी के बैंड दल बैंड वादन करते हुए आगे बढ़े और उसके बाद हमारे एनसीसी के कैडेट्स। और अब आप यहां देख पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय और यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों के समक्ष से होते हुए, आप सबके समक्ष से होते हुए ये बालक और बालिकाएं जिनके हाथों में वो ध्वज है जो हमारे धर्म का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक यानी हमारे जीवन में धर्म की राह पर चलने का एक संकल्प प्रदर्शित करता है और हम सबको इस बात की प्रेरणा मिलती है। जैसे सज्जनों, भारत वो भूमि है जहां 10 गुरुओं ने हमें जीवन की राह दिखाई, जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, यही वो धरा है जहां दधीच ने अपने तप से अपने आपको समर्पित करते हुए अपनी अस्थियों का दान इसलिए किया कि उससे असुरों का नाश हो, अन्यायों का नाश हो। और इसीलिए वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एग्जाम वॉरियर पेंटिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि आज का दिन जरूरी है क्योंकि आज वीर बाल दिवस भी है। ये उन 2 बच्चों की कहानी है जिन्होंने देश और धर्म के लिए खुद को दीवार में जिंदा चुनवा लिया। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी की सोच को समझने की जरूरत है और उनका जो विचार है वो यही है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, भारत का निर्माण उन्हीं के हाथों होना है और उनको अपनी शिक्षा ग्रहण कर कर खुशी खुशी देश की प्रगति में शामिल होना है। और विकास की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हमारी आने वाली पीढ़ी उसमें जुड़ी हुई ना हो। और उसको जोड़ने के लिए बेहतर तरीका जो है वो यही होगा कि वो इम्तिहान को एक वॉरियर के रूप में उत्साह के साथ जीतने का प्रयास करें, ना कि वॉरियर के रूप में। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। मैंने ये बुक पढ़ी थी, ये बहुत अच्छी बुक है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बड़े स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ अच्छी है, बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो किसी भी चीज़ के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो, वो सबके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इसके आने से जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कुछ अपना जो आर्ट है उसको दिखाने का मौका मिलेगा और आगे इससे अगर उन्हें इसमें प्राइज भी मिलता है तो आगे जीवन में कुछ और बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। सर, एग्जाम वॉरियर बुक खुद में ही एक ऐसी बुक है जिससे इंसान अपने फियर को, अपने डर को एकदम ही। और रुक करेंगे अगली खबर का। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी सुबह दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचे। राहुल के पूर्व पीएम की समाधि पर पहुंचने के बाद भाजपा ने उन पर हमला बोल दिया। भाजपा ने कहा कि अगर कांग्रेस वाकई अटल जी का सम्मान करती है तो उन्हें अंग्रेजों का मुखबिर कहने वाले गौरव पांधी को कांग्रेस से निकालें, साथ ही उनके बयान के लिए माफी भी मांगे। तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बताना होगा कि एक तरफ वो नाटक कर श्रद्धांजलि देने सदैव अटल पर जाते हैं और दूसरी तरफ आपके नेता अपशब्दों का उपयोग करते हैं। ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना जहर है।
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हर भारतीय नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न मिला। उनकी एक सोच थी शुचिता की, उनकी सोच थी भारत अखंड रहे, मजबूत रहे, और कोई भी नागरिक उन्हें श्रद्धांजलि दे सकता है। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पानी की टंकी पर पूरा परिवार चढ़ा हुआ है। दंपति अपने बेटे के साथ पानी पर टंकी पर चढ़ गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। आश्वासन पर महिला मान गई है। महिला को क्रेन की मदद से नीचे उतारा जा रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर अपनी मांगों को लेकर पूरा का पूरा परिवार पानी की टंकी पर चढ़ गया। हालांकि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और परिवार वालों से समझाइश कर ली गई है और फिलहाल उन्हें नीचे उतारा जा रहा है। तो भीड़ भी आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहां पर लोग एकत्रित हो गए हैं और फिलहाल राहत की बात यह है कि पुलिस ने समझाइश कर ली है और यहां पर क्रेन की मदद से परिवार वालों को नीचे उतारा जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर क्या कुछ मांगे इनकी ओर से रखी गई हैं, लेकिन समझाइश कर ली गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजली और पानी सरीखी नगरपालिका की सेवाएं आज मूलभूत जरूरतों में शामिल हैं, जिनमें रुकावट आने पर हमारे सारे काम ठप हो जाते हैं। इन सेवाओं को अहमियत जालसाज भी जानते हैं, जो इनका इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से अपने फायदे के लिए करने से नहीं चूकते। हैदराबाद की एक उद्यमी शैलजा चेरुवो को ऐसे ही एक कड़वे अनुभव का सामना करना पड़ा। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि कैसे ऑनलाइन लेन देन के वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज 18 नेटवर्क की साझेदारी में। हैदराबाद की 45 साल की शैलजा घर संभालती हैं। इसके साथ साथ वो नाश्ता बनाने के ऑर्डर्स भी लेती हैं। इन्हें इनके पावर बिल पेमेंट के नाम पर धोखा दिया गया। मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का ऑलमोस्ट लास्ट डेट था, तभी मुझे एक आदमी का कॉल आया कि आपने बिल पे नहीं किया। क्योंकि पावर बिल हर महीने आता है, तो शैलजा ने उसके झूठ पर विश्वास कर लिया। मैंने बोला नहीं, मेरे बेटे को पूछ के मैं ऑनलाइन पे करती हूँ। उसने बोला नहीं मैम, वेबसाइट का ईयरली मेंटेनेंस चल रहा है, तो आप आज ऑनलाइन पे नहीं कर सकते। आपने आज नहीं पे किया तो 1 घंटे में पावर काटेंगे हम। उसने बोला एक लिंक भेजूंगा मैम, उससे पे कीजिए, बहुत आसान है। मैंने सोचा ठीक है, कर देती हूँ। मैंने लिंक क्लिक करके अमाउंट पे किया। तभी 1-2 मिनट बाद मुझे एक बैंक मैसेज आया 50,000 विड्रॉल का। ऐसे ही धोखाधड़ी करने वाले लोग बहुत ही आसानी से लोगों को ठगते हैं। संभलिए, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस मैन्युअल बिल पेमेंट के लिए कॉल नहीं करती है और न ही अनाधिकृत पेमेंट गेटवे से पेमेंट को प्रोत्साहन देती है। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए न्यूज 18 नेटवर्क की साझेदारी में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।